एंड आपने कभी रतन टाटा से मिले, काम किया, बात बात करी उनका? वो कैसे, क्योंकि सब उनको देखते हैं ना, मतलब आइकन टाइप्स देखते हैं, स्पेशली इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट में। इट्स वेरी मतलब ये सब लोग बहुत प्राइवेट हैं और इनके बारे में मतलब बहुत लिखा गया है और जितना कम बात करें उतना ठीक है। आप सब जानते हैं उनके बारे में। देयर इज नथिंग मोर दैट यू व्हाट यू सी इज व्हाट इट इज। ये सब अच्छा। ऐसे ही है, वेदर इट इज रतन टाटा, वेदर इट इज एनीबडी एल्स इन द टाटा फैमिली एज वेल आल्सो। अभी क्योंकि आपको अब इतना एक्सपीरियंस हो गया, तो इंडिया में स्पेसिफिकली आप क्या देखते हैं कि स्पेशली कंज्यूमर बिजनेस या D2C बिजनेस या ज्वेलरी बिजनेसेस में क्या क्या आइडियाज है, किन किन चीजों में ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है? क्योंकि अब तो आपने बहुत टाइप के बिजनेसेस भी देख लिए होंगे। यार अर्नब, इतना बड़ा बिजनेस बना करके लोग बोलते हैं, मुझे लगता है इतना छोटा बिजनेस बनाया हमने। सिर्फ 10 लाख कस्टमर थे। इस कंट्री जिसकी आबादी है 140 करोड़, वो भी उसमें क्या क्रॉस है कर दस गई। लाख हाँ, वो भी क्रॉस कर गए। मतलब आप और मैं बात कर रहे हैं तभी 2 बच्चे पैदा हो गए। सो सो क्या मतलब अभी क्या उखाड़ा है? कुछ नहीं है इस दुनिया में। मतलब इस कंट्री के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो अपॉर्चुनिटी आप मतलब अपन सोच नहीं सकते, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी हर साल इंप्रूव होने वाली है। मेरा बस यही था कि अगर मैं आज 20 साल का होता तो अपॉर्चुनिटी खेलने के लिए मेरे को 20 साल और मिलते, लेकिन अब जहाँ है वहां है। सो होपफुली वी कैन प्ले दिस अपॉर्चुनिटी बाय एनेबलिंग मोर पीपल जो करना चाहते हैं। क्योंकि एक मुकाम के ऊपर आने के बाद में मैं वो compete नहीं कर सकता जो 20-22 साल वाले की एनर्जी होगी आज, जो मेरे में थी 22 साल पहले। पर उनके साथ जरूर जुड़ करके मैं ये काम कर सकता हूँ कि ये बिजनेस आगे ले जाऊं उनकी मेहनत और हमारे एक्सपीरियंस के साथ में। क्योंकि एक्सपोजर आज उनका इतना ज्यादा है कि उनको फ्रैंकली अदर देन बिजनेस एक्सपीरियंस और कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो इवन ज्वेलरी स्पेस, जिसमें अब इतने सारे प्लेयर्स आ गए, इन सब में भी और अपॉर्चुनिटीज हैं। D2C में भी काफी ब्रांड्स आ रहे हैं, अभी हैं अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से? द लार्जेस्ट प्लेयर इज ओनली 10 लाख कस्टमर्स। सो क्या मतलब इट्स अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटी। ये सर्टेन पार्ट्स ऑफ ज्वेलरी बिजनेस सनराइज है और सर्टेन पार्ट्स ऑफ ज्वेलरी बिजनेस सनसेट है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सनराइज है और कौन सा सनसेट है। ओके। यू कैन जनरलाइज कि आप गलत पार्ट ऑफ ज्वेलरी बिजनेस में घुस जाओ और फिर सोचो कि ये बढ़ नहीं रहा है। लाइफ में बहुत इजी है कि आंसर देना। सबसे डिफिकल्ट चीज लाइफ में कि किस क्वेश्चन का आंसर देना। एंड अभी आपने ऐसे बोला कि यार इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट दूसरी साइड में जब लोग बोलते हैं कि यार इंडिया में अभी GDP पर कैपिटा सिर्फ $2,000-2,500 हैं, हमको चाइना के लेवल तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। एंड अभी लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है, वो मे भी बहुत छोटी ऑडियंस है जो एक्चुअल में सारे ये चीजें खरीद सकते हैं। तो आप फिर इतना बुलिश क्यों हो इंडिया पे? या आपको लगता है कि वो इवेंचुअली हो जाएगा सब कुछ? इतना तजुर्बा नहीं है लोगों का। जब मैंने चालू किया तो 1400 थी पेइंग कैपेसिटी, आज 2200-2300 है। कुछ स्टेट से उसमें इससे भी ज्यादा है। साउथ स्टेट स्पेशली। बंगाल में 3 लाख पर कैपिटा इनकम है, और जो भी उसका डॉलर कन्वर्जन होता होगा। सो ये सब चीजें बढ़े जा रही है, टाइम के साथ बढ़ती है। जीडीपी 5, 6, 7% पे ग्रो होने ही वाला है उसके अंदर आप जिसके पीछे जाओगे वो 10, 12, 13% पे ग्रो कर रहा है। अगर आप बेटर बिजनेस बनाओगे तो आप 18, 20, 22% पे इजीली ग्रो कर सकते हो। मोतीलाल ओसवाल वाले रामदेव अग्रवाल जी, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसके अंदर पढ़ा था मैंने कि स्टॉक मार्केट में 100x रिटर्न्स कैसे बनते हैं। अगर कोई कंपनी 30% कंपाउंडिंग करता है 5 साल तक और प्रॉफिट उस हिसाब से ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ बढ़ता है तो आपको 100x रिटर्न मिलता है उसमें। अगर जीडीपी 5, 6, 7% ग्रो कर रहा है और आप राइट एरिया के अंदर हो, तो 30% कंपाउंडिंग इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सो वन शुड जस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग द राइट बिजनेस एट 30 to 40% कंपाउंडिंग। कोई जरूरत नहीं 80%, 100% कंपाउंडिंग का। और 5 साल तक करो और फोकस करके अपने कैश से उस बिजनेस को चलाओ। यू विल बी वेल्दियर देन यू कैन इमेजिन। तो बिना फंडिंग के या लिमिटेड फंडिंग के, स्पेशली कुछ फील्ड में तो चलो फंडिंग चाहिए ही, बट वैसे भी आप धंधा बना सकते हैं। बहुत इजीली कंज्यूमर बिजनेसेस के अंदर आप लिमिटेड फंडिंग से बेटर बिजनेस बना सकते हो एज अपोज टू अनलिमिटेड फंडिंग। बिकॉज आपकी ग्रोथ रेट ऐसे हो नहीं सकती। इट्स नॉट अ टेक एक्सपोनेंशियल बिजनेस। फंडिंग एक्चुअली ऑफन टाइम्स इट डज नॉट स्टॉप योर कंपेटिटर, पर इट बिकम्स एक तरीके से वो आपके लिए एक दीमक का काम कर देता है उसके अंदर, कि आपने इतना पैसा डाल दिया और आप फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हुए।
यू ओनली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि क्या जरूरत थी उसकी, और 5 साल बाद लगता है यार मैं तो इसमें बहुत कम में कर सकता था, मेरी इक्विटी खुद 5% रह गई, 7% रह गई, क्योंकि मैंने इतना पैसा उठा लिया बाजार से। अखबार में बहुत अच्छा लगता है पढ़ने के लिए कि एक राउंड हो गया, दूसरा राउंड हो गया, चौथा राउंड हो गया। लोगों को इससे फोमो होता है, हमको इससे जोमो होता था। जो बिल्कुल। मतलब जॉय ऑफ मिसिंग आउट। एक चीज हमने देखी है कि जो इंडियन स्टार्टअप्स अभी काफी टाइम से हैं, बट बहुत कम ही ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं। एंड आपने ऑफ कोर्स फर्स्ट 8 ऑलमोस्ट 10 ईयर्स आप प्रॉफिटेबल नहीं थे, बट वंस आपने क्रैक किया फिर आपका हर साल हर क्वार्टर क्रेजी ग्रोथ हुआ। तो आप क्या देखते हैं कि क्या इश्यू हो रहा है, या विद टाइम वो अपने आप ही प्रॉफिटेबल होंगे स्टार्टअप्स? नहीं, आई थिंक मैं कंज्यूमर स्टार्टअप्स की बात करूंगा पहले। ओवर ऑब्सेशन ऑन ग्रोथ विदाउट करेक्ट फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इज गॉट टू डू विद इनडिसिप्लिन। मैं इनडिसिप्लिन था, इसलिए मैंने पहले 8-10 साल पैसे नहीं कमाए। ये सेम बिजनेस अगर मुझ में ज्यादा डिसिप्लिन होता तो मैं मतलब 400 करोड़ टोटल लगे बिजनेस बनाने में, 200 करोड़ में बन सकता था। सो द प्रॉफिटेबिलिटी बहुत पहले आ सकती थी उसके अंदर। बट दैट्स द प्रोसेस। आप लाइफ में सीखते हो इसी तरह से। आप गलत लोगों के साथ compete करते हो, जो आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने बिजनेस की जो रफ्तार है उसको पकड़ नहीं पाते हो, आप उससे ज्यादा तेज भागने की कोशिश करते हो, और उसके अंदर आपका फिर बाद में मतलब आप सोचिए कि आप 40 की स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे तो इकोनॉमी में चलेगी, लेकिन हर 5 साल अब 60 तक चलाएंगे तो भी इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपकी। लेकिन 80 से ऊपर अगर आप जाते हो उसके अंदर तो फ्यूल एकदम ज्यादा खींचने लग जाती है गाड़ी, और बॉम्बे का ट्रैफिक या कहीं और का ट्रैफिक उसके अंदर आपको ज्यादा आगे जाने भी नहीं वाले। सो balancing business is a lot like driving a car in city traffic. One has to figure out what is the right speed and the right way to drive the car. ये चीज मैं सुन के लगा कि आपने बोला कि 400 करोड़ तो हमने रेज किए, 200 करोड़ में हमने धंधा बना दिया। बट हम ये भी देखते हैं कि यार कुछ स्टार्टअप्स ना फंडिंग को मोड बना लेते हैं। अगर सिमिलर फील्ड में है, जिसने अगर कुछ ज्यादा ही फंड रेज कर लिए, वो मे बी डिस्काउंटिंग उन सब के थ्रू कोशिश करता है कॉम्पिटिटर को खत्म करने के लिए। तो बट आप बोल रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा पैसे खर्च करेंगे तो अपने आप धंधा बन जाएगा। आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी से भी अच्छा खासा धंधा बना सकते हैं। देखिए, दो अलग अलग टाइप के बिजनेस में कंज्यूमर में मैं आपको डिवाइड करके बताता हूँ। एक है वर्टिकल बिजनेसेस, जैसे कैरेटलिन ज्वेलरी में है, नायका फैशन में, सॉरी ब्यूटी में है, या इस तरह के बिजनेस है। कोई और भी ले लीजिए आप, मतलब अलग अलग फैशन में अलग बिजनेस होंगे, और मिंत्रा है, और अलग अलग बिजनेसेस है ऐसे। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन है। वो बिजनेस जो है उसके अंदर विनर टेक्स ऑल जैसा बिहेवियर होता है, उनको डिस्काउंटिंग करके हैबिट बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है उसमें, और जब तक दोनों में से एक नहीं टिकेंगे एक दूसरे के मारते रहेंगे उसके अंदर। जो वर्टिकल बिजनेस है इसमें कभी किसी के पास 5% से ज्यादा मार्केट शेयर होता ही नहीं है, और ये मेरी समझ बहुत बाद में आई। अगर पहले आती तो मैं भी कोई फालतू में ऐसे डिस्काउंटिंग ये सब काम उल्टे सीधे करता ही नहीं उसके अंदर। ये सब बनाने के लिए मैं फोकस करता कि क्या चाहिए कस्टमर को कि वो खरीद सके, मैं कैसे अपना प्रोडक्ट इंप्रूव करूं, मैं कैसे उसके पास बराबर पहुंचूं। रीच, एक्सेस एंड रीजन टू बाय, ये तीनों सॉल्व करता मैं। अगर ये तीनों मैं सॉल्व करता तो अपने आप ढंग से बन जाता है। लेकिन अब क्या करें, सोचे देर से आई। पहले हम कंपीट कर रहे थे कि फ्लिपकार्ट की तरह हम भी फास्ट ग्रो करेंगे डिस्काउंट दे करके, वो सब मतलब हमारे बिजनेस में जरूरी नहीं था। और सबसे डेंजरस सिचुएशन है कंफ्यूज बिजनेस सिचुएशन। इसमें आपको ये नहीं पता आपके हॉरिजॉन्टल में हो या वर्टिकल में हो। वो बिजनेसेस एक बार अच्छे चल जाते हैं, फिर बाद में वो कभी कमा नहीं पाते उसके अंदर ढंग से। दूसरा, कंपेरेटिव इंटेंसिटी। कंपेरेटिव इंटेंसिटी में बस यही देखना चाहिए कि वो ऐसा कस्टमर के लिए क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, एंड व्हाट व्हाई द कस्टमर बाय मोर फ्रॉम हिम। डिस्काउंट अगर कर रहा है तो मुझे कंपेरेटिव रहना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि पूरा डिस्काउंट दो, क्योंकि वो जो लास्ट वाला डिस्काउंट होता है ना कस्टमर का, और जो आपको नुकसान करा के वो खरीद ले, वो वापस नहीं आता। वो हैबिट कभी बनती नहीं है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि वो हैबिट बन जाती है। ऐसी हैबिट कभी बनती नहीं है, क्योंकि उस आदमी को अगली बार पैसा नहीं देने की आदत हो जाती है। आप ओला कैब्स ले लीजिए, बस बस में चलते हुए आदमी को उन्होंने टैक्सी में बिठा दिया, ऑटो का स्टेज ही गायब कर दिया बीच में से। और अब धंधा बराबर से बन रहा है उनका भी, उबर का भी, बिकॉज अब बिजनेस श्रिंक हो गया सबका, लेकिन कमाने लग गए क्योंकि जो ऑटो में जा रहा था उसको टैक्सी में ले आए, और जो टैक्सी में जा रहा था उसको भी टैक्सी में रख लिया उन्होंने, लेकिन जो बस में जा रहा था वो वापस बस में चले गए। सो जिसको आपने दिखा करके बिजनेस बढ़ाया था कि ये आएगा, वो अभी तक आया ही नहीं है, उसका टाइम नहीं आया अभी तक आने का। आएगा आगे भी वो,
लेकिन आज उसका टाइम नहीं आया। सो बहुत जरूरी है कि आपको जानना कि आप 5% कस्टमर और ला सकते हो, लेकिन आप एक 50% और कस्टमर नहीं ला सकते। जैसे आपने बोला कि आपको टाइगर ग्लोबल ने आई थिंक फर्स्ट राउंड आपने रेस किया था 2011 में, तो उससे पहले भी आप फंडिंग रेस करने की कोशिश कर रहे थे, आपको दिक्कत हो रही थी। एक जो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में बोला था कि यार आईआईटी आईएम वाले फाउंडर्स को बहुत इजीली मिल जाता है फंडिंग, दूसरों को थोड़ी दिक्कत होती है। आपने बीकॉम करी थी, तो उसमें आपको कोई इश्यू लगा या ऐसा नहीं है? नहीं, बिकॉज मैं इस व्यवसाय से था, इसलिए वो एक एक एडवांटेज था। पीपल वर लुकिंग एट कि हाँ थोड़ा एक्सपीरियंस है उस एरिया के अंदर, उसको समझ है उस माल की, उसको समझ है उस बिजनेस की। सो वो था। देखिए, मैं आज अपने आप को अगर उनकी जगह डालूं जो इन्वेस्ट करते हैं, वो तो भाई फेथ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो फेथ बिल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए उनको। वो फेथ बिल्ड करने, कभी एजुकेशन देखते हैं, कभी व्यवसाय देखते हैं, मतलब क्या रीजन है कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं। एंड आई डोंट ब्लेम देम अगर वो देखें कि हाँ भाई इसने लगन, आईआईटी आईएम क्या होता है, कोई स्कूल से कोई पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन आपने एक लगन से, एक मेहनत से कुछ एंट्रेंस एग्जाम दिया है, इसीलिए आप अंदर घुसे उसके अंदर। सो दैट इज अ क्वालिफायर। ये नहीं है कि वहां से निकले इसलिए क्या हुआ, वो इनपुट क्राइटेरिया, आउटपुट क्राइटेरिया कुछ नहीं आईआईटी आईएम।